नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 6 फरवरी 2022 है और दिन है संडे। दोस्तों, आज हम 31 जनवरी 2022 से जो 5 फरवरी 2022 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। फॉरेन एसेट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इसको कहते हैं FAIU, राइट। ये FAIU जो हैं, तो इसने कुछ ऐसे हमारे देश के इंडिविजुअल्स हैं उनको एक नोटिस सेंड करी है और कहा है कि बताइए कि आपका जो फॉरेन में बैंक अकाउंट है, 2001 से जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स दीजिए। फिर आपका रेसिडेंसी स्टेटस क्या है पिछले 2 दशकों में, उसके बारे में बताइए। आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ दीजिए। आपके ओवरसीज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके नाम दीजिए। अब ये ओवरसीज सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, प्रोफेशनल कंपनीज, जो टैक्स हेवन है ना, जहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। आप टैक्स चोरी और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है टैक्स हेवन्स के लिए। तो इन कंपनीज में आपकी मदद करने वाली जो कंपनीज थी उनके नाम बताइए। तो ये FAIU ने कुछ लोगों को ये नोटिस भेजी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई ये समझ लीजिए, FAIU इज़ ए न्यूली फॉर्म्ड विंग अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये किसके अंदर काम करती हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। आपको आराम से ये प्रश्न MCQ में पूछा जाएगा, बैंकिंग एग्जाम में, UPSC में, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में, दूसरी जो इंश्योरेंस की एग्जाम्स है उसमें, कि सरकार ने एक फॉरेन एसेट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की स्थापना की है, ये किस डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। तो आपको बताएंगे ऑप्शन में क्या आएगा, पता है? IT डिपार्टमेंट तो होगा ही, क्योंकि ये राइट आंसर है। इसके अलावा आपको आएगा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इस प्रकार के। आपको फॉरेन शब्द है ना, तो फॉरेन के लिए आपको फिर फॉरेन की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये IT डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। मूविंग ऑन, FDI प्रपोजल फॉर LIC जो है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यूनियन कैबिनेट अब ये सोच रही है कि मीन्स इस बात के ऊपर डिस्कशन होगी कि LIC जो है इसका जो IPO लॉन्च किया जाएगा तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाए। अब इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ लीजिए। हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन LIC के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि LIC का अपना खुद कानून है, अलग से कानून है, LIC एक्ट, और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन अब सरकार जो है इसमें 20% जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करने वाली है, और सभी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने अप्रूवल दे दिया। तो होपफुली कैबिनेट अप्रूवल जो है वो मिड फरवरी तक आ जाएगा। 59 मिनट लोन्स टू MSME, ये एक पुरानी स्कीम है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि ये किसके लिए है। तो ये MSME सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। और कर्नाटका की जो इंडस्ट्री बॉडी है KASSIA, कासिया, तो इसने सरकार को, खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कहा है कि आप इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिए। ये सिर्फ कर्नाटका में पेपर के ऊपर ही स्कीम है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। और बैंक्स जो हैं वो ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो लंबे टाइम तक हमें ऐसे ही लटकाया जाता है, बार बार, मीन्स कोई अपडेट नहीं दी जाती। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस स्कीम का। दूसरी बात जो बताई है इसी कासिया ने कि स्कीम बहुत ही अच्छी है, इसके लिए सरकार को थैंक यू भी कहा है, लेकिन कहा है कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आप करवा दीजिए। The industry body suggested that the government task the state level bankers committee SLBC to monitor progress under the scheme, कि आप एक SLBC के माध्यम से इस स्कीम को मॉनिटर करवाइए। और जो वर्किंग कैपिटल की लोन है, जो टर्म लोन है, कि टर्म लोन का मतलब है कि आपको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए चाहिए, और वर्किंग कैपिटल आपको थोड़े थोड़े दिनों, थोड़े थोड़े महीनों के लिए चाहिए। तो ऐसी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं इसमें बहुत डिले हो जाता है, और डिले की वजह से फिर ये जो बिजनेसमैन हैं उनको बाहर से पैसे, मार्केट में से जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसे लेने पड़ते हैं, तो फिर स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जुलाई 2019 में जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना पहला बजट प्रेजेंट किया था, उस टाइम पर उन्होंने ये स्कीम को अनाउंस किया था। और इसमें क्या है कि 1 लाख करोड़ तक की जो लोन है वो 59 मिनट से 1 घंटे से भी कम समय में
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्रूव करने की बात इसमें है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये लोन वाली जो स्कीम है ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। फिर जो कोलेट्रल देना पड़ता है, यानी कि आपको सिक्योरिटी के तौर पर या तो गोल्ड दे दिया, ज़मीन के कागजात या फिर ऐसी कोई चीज़ जो है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए भी MSMEs जो हैं उनको टाइम पर लोन्स नहीं मिलती। ये सारी कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री बॉडी ने गवर्नमेंट के सामने रखी है। लेट्स होप के इंडस्ट्री बॉडी के साथ मिलकर, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को और ज़्यादा रिफाइन करेगी ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। टॉपिक है, इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। अब मैं यही आशा रखता हूं कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपने बजट वाला जो लेक्चर है, इकोनॉमिक सर्वे वाला लेक्चर जो 1 फरवरी को डिलीवर किया गया था, बजट वाला लेक्चर कल यानी कि 2 फरवरी को डिलीवर किया गया था, वो दोनों लेक्चर्स आपने अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो दोनों लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो CBDC के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि इससे हमारी डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि ये जो CBDC के द्वारा ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे ये रिस्क फ्री होंगे। ये कम रिस्क नहीं, उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, रिस्क फ्री होंगे, ये सिक्योर होंगे। और ये जो CBDC हैं, डिजिटल करेंसी जो है, सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के द्वारा लॉन्च की जाने वाली डिजिटल करेंसी जो है, उसको आप फिजिकल करेंसी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। दिस डिजिटल करेंसी जस्ट लाइक अवर फिजिकल करेंसी विल बी कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड एंड डेवलप्ड बाय RBI, कि इसको पैदा भी RBI करेगी, इसको कंट्रोल और इसकी देखभाल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि CBDC के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, CBDC के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आज सुबह मैंने एडिटोरियल और आर्टिकल एनालिसिस वाले वीडियो में आपको बताए थे। मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर बैंक में जो फंड हैं, हमारे डिपॉजिट्स हम बैंक में रखते हैं, तो अगर ये CBDC आ जाएगी तो फिर मैं बैंक में अपने पैसे क्यों रखूँगा, ये तो ऑनलाइन ही रहेंगे, राइट। एक प्रकार का पॉकेट या फिर एक प्रकार का पोर्टफोलियो बन सकता है या फिर एक प्रकार का अलग से अकाउंट भी बन सकता है। अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये दो ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। आई एम श्योर इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी तब हम इसके ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब ने एक और पॉजिटिव पॉइंट बताया, वो ये है कि हम ग्लोबल डिजिटल पेमेंट जो हैं वो फटाफट कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी विल क्रिएट सेवरल अपॉर्चुनिटीज़। ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स है जिनको हम फिनटेक कहते हैं, तो फिनटेक के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इसी के साथ जो फिजिकल करेंसी है उसको आपको प्रिंट करना पड़ता है, फिर उसको संभाल कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारा बर्डन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आप, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि CBDC के पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए या फिर प्रोज बताइए या फिर मेरिट्स बताइए, तो ये सारे पॉइंट्स जो PM साहब ने बताया वो आप कह सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिसेस ऑन CBS, ए बिग बूस्ट फॉर बैंक्स। HDFC, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक्स का कहना ये है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो लिया है कि हमारे देश में लगभग 1.5 लाख जितनी पोस्ट ऑफिसेस जो हैं, और ज़्यादातर पोस्ट ऑफिसेस जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, छोटे टाउन्स में हैं, और पोस्ट ऑफिसेस का जितना एक्सपांशन है गवर्नमेंट की शायद किसी भी ब्रांच का उतना ज़्यादा एक्सपांशन नहीं। आप छोटे से गांव में जाएंगे वहाँ पर भी आपको एक छोटी सी पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगी, या फिर छोटे छोटे 5-6 गांव के बीच में एक पोस्ट ऑफिस होगी। हर एक गांव में नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुछ 7 लाख जितने गांव हैं, तो 1.5 लाख जितनी पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप देख लीजिए कि इसका रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है। 5 में से 1 गांव में आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगी। तो अब पोस्ट ऑफिस के जो आपके अकाउंट हैं, इन अकाउंट को आप एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह यूज़ कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिसेस जो हैं वो कॉमन जो कहते हैं ना बैंकिंग सर्विसेज,
कोर बैंकिंग सर्विसेज। तो ये कोर बैंकिंग सर्विसेज जो है अब इसमें एक्टिवेट की जाएगी। और ये कहते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है, ये 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ 15 लाख करोड़ रुपए जितने पैसे डिपॉजिटेड है, इतने पैसे वहाँ पर सेविंग खाते में पड़े हुए हैं। तब ये जो HDFC, ICICI, SBI जो है, ये म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस की सर्विसेज पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर को दे पाएगी। अभी तक क्या था कि अगर आपकी पोस्ट ऑफिस अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं HDFC, ICICI, स्टेट बैंक का, तो वो नहीं ले सकते थे। आपको अलग से खाता खुलवा कर यहाँ से पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करके फिर ले सकते थे। अब आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में से ही आप म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को यूज़ कर पाएंगे। द पोस्टल नेटवर्क इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द बैंकिंग नेटवर्क एंड विल एनेबल ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स, व्हिच मीन्स दैट द पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स विल आल्सो बिकम इंटरऑपरेबल लाइक कैश of bank accounts, said Pawan Kumar Singh, Deputy Director General of Post Office Department of Posts। कि अब आपका जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है वो भी आप एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह यूज कर पाएंगे। एज मोर देन 90% ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन रूरल एरिया, द इनिशिएटिव विल बेनिफिट फार्मर्स, लेबरर्स, सीनियर सिटीजन्स एंड विमेन। 90% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तो इसका लाभ जो है एक किसान को मिलेगा, एक मजदूर को मिलेगा, एक सीनियर सिटीजन को मिलेगा, एक महिला को मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स एंड PPF कैन ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली टू देयर अकाउंट्स। अब डायरेक्टली ये जो सुकन्या समृद्धि फंड का जो पैसा है, PPF का पैसा है, वो डायरेक्टली आप पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। Moreover, it paves the path for new banking models which could be 100% digital, thereby reducing the cost of lending, improved services standards and wider geographical reach। अब ये अकाउंट्स जो हैं वो भी डिजिटल हो जाएंगे, तो आप सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करना है, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और वित्तीय समावेशन के बारे में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब वित्तीय समावेशन होता है तो फिर आपको आपकी एक आपका एक ट्रैक बनता है पूरा कि आपने कितने पैसे उठाए, कितने पैसे डिपॉजिट किए, आपने कितने पैसे कहाँ पर खर्च किए, आपकी इनकम कितनी आ रही है। और ये जब स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, तो उसके ऊपर आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाँव का एक व्यक्ति जिसको लोन नहीं मिलती थी, एक किसान को लोन नहीं मिलती थी, उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि उसकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब पोस्टल अकाउंट को एक बैंक अकाउंट कोर बैंकिंग सर्विस में आ जाएगी, पोस्टल अकाउंट या फिर पोस्ट डिपार्टमेंट, तो फिर एक ट्रैक बनेगा आपका, पूरा एक हिस्ट्री बनेगी, फाइनेंशियल हिस्ट्री, और लोन मिलना जो है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। सर्विसेज सेक्टर यानी कि जो सेवा का क्षेत्र है उसकी क्या सिचुएशन है? जनवरी 2022 की बात करें तो भारत का सर्विसेज सेक्टर जो है वो थोड़ा मॉडरेट हुआ है। एक स्पीड से जो आगे जा रहा था, ऊपर बढ़ रहा था, तो अब हमें उसमें थोड़ा एक स्पीड में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर ग्राफ देखें तो कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। क्या रीज़न है? रीज़न इज़ ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन। और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? न्यू बिजनेस रोज टू ए नोटिसेबली स्लोवर रेट। जो नया बिजनेस मिलता है, नए ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये ऑर्डर्स बिजनेसेस को कम मिल रहे हैं। नंबर 2, जॉब शेडिंग कंटिन्यूड। लोगों की जो जॉब्स जा रही हैं, तो आज भी ये हो रहा है। जॉब्स जनरेट तो एक तरफ हो रही है, नो डाउट, ऐसा मैं नहीं कहूँगा और ऐसा कहना भी गलत होगा कि कोई नई जॉब्स ही जनरेट नहीं हो रही है। लेकिन जो पहले लोगों की जॉब्स थी, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो अब जा रही हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस के ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब कुछ इंडेक्सेस को देख लेते हैं। 2 इंडेक्स को देखेंगे हम यहाँ पर। अब इंडेक्स जो हैं उसमें यह भी होता है कि सभी नहीं, लेकिन कुछ इंडेक्स में ऐसा होता है कि नंबर्स दिए जाते हैं। अगर 50 से ज़्यादा नंबर दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि इसका एक्सपांशन हो रहा है, यानी कि इसमें वृद्धि आ रही है, ये ज़्यादा हो रहा है। और 50 से अगर कम नंबर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर सिकुड़ रहा है। तो सेवा का जो क्षेत्र है उसका एक इंडेक्स है इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। ये दिसंबर में 55.5 था, जनवरी में हो गया है 51.5। तो जो मैंने आपको बताया कि 50 के नज़दीक आने लगा है, पहले 50 से दूर जा रहा था, तो दैट वाज अ गुड साइन। अब 50 से नज़दीक आ रहा है, तो दैट इज़ ए बैड साइन। इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो कम हुई है। ओमिक्रॉन तो रीज़न है ही, ओमिक्रॉन की वजह से
कई जगहों पर जाने की मनाही है, रात को 10 बजे के बाद बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी बिजनेस जो है उसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिली है। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट, इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब एक बहुत ही इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक एक फॉर्मूला है या फिर एक रूल है कि जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है दैट इज़ फ्यूल, पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइस लेट्स से 50 रुपये होती तो आप अपने मोटरसाइकिल में या फिर कार में फुल टैंक करवाते। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम है। 50 रुपये इज़ कम, भारत की बात करें तो वैसे 50 भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हमने जो पे किया है उसके मुकाबले 50 जो है वो नियरली 50% कम है। लेकिन जब फ्यूल की प्राइस 100 हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जितना चाहिए उतना ही डलवाते हैं। वीक में अगर हमें 200 रुपये का पेट्रोल चाहिए तो हम 200 रुपये का ही डलवाएंगे। 400 का चाहिए तो 400 का ही डलवाएंगे। आप कार की जो टैंक है वो अगर रोज़ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना कभी कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप फुल टैंक नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है, ये किसी भी चीज़ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। The rate of input cost inflation surged to its highest in over 10 years. Input cost inflation. Input cost यानी कि क्या है? आप कोई भी सामान बनाते हैं तो उसकी 3 प्रोसेस होती हैं। एक तो है इनपुट, एक है प्रोसेस और एक है आपका आउटपुट। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं। तो आपका रॉ मटेरियल सारी चीज़ें आपने फैक्ट्री तक पहुंचा दी, तो ये आपका हो गया इनपुट। फिर आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेंगे, किसी मशीन में डालेंगे और मशीन में से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा आपका आउटपुट। अगर आप 10 रुपये की चीज़ लेते थे और प्रोसेस का खर्चा लेते से 1 रुपया है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कितने में हो गया? 11 रुपये में। और फिर मार्केट में आप 15 रुपये में इसको बेच रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। लेकिन अब अगर ये 10 रुपये की आइटम जो है 12 रुपये की हो गई तो आपका 1 रुपया तो जो लग रहा है वही लगेगा और फाइनल प्रोडक्ट होगा 13 रुपये में। 15 में ही बेचना है, तो प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ? कम हो गया ना, क्योंकि आपके इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो फिर आपको प्राइस भी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो फिर से वो पेट्रोल वाला जो एग्जांपल है वो एप्लीकेशन में आ जाता है। बिजनेस सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो ये एक अच्छी बात है। अब एक दूसरा जो इंडेक्स है PMI जिसको कहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है, ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। ये PMI जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो जनवरी 2020 में ये डिक्लाइन हुआ। ये पहले दिसंबर में 55.5 था, ये भी कम हुआ है। और एक PMI सर्विस का भी होता है और कंपोजिट भी होता है। तो सर्विस का देख लीजिए आप, ब्लू वाला, तो दिसंबर में ये 55 से ऊपर था, लगभग 55.5 था ये वाला। और कंपोजिट जो है, कंपोजिट का मतलब होता है कि दोनों का मिक्स, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिलाकर देखा जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, 56 से थोड़ा ज़्यादा था। जनवरी में सिचुएशन देखिए, एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। चिप क्राइसिस, सेमीकंडक्टर चिप जिसको कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चिप प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है उसका लोगो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इसका नाम है TSMC, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। T stands for ताइवान, S for सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बॉस नाम की एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, जर्मनी की कंपनी है। और इस जर्मनी की कंपनी में जर्मनी की कंपनी ने भारत में 100 साल पूरे किए। तो इसी मौके पर बात करते हुए जो इस कंपनी के हेड हैं उन्होंने ये बताया कि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई की जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस की वजह से आपको याद होगा बहुत सारी कार बनाने वाली, व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी जो हैं उनका प्रोडक्शन रुक गया था। और कई कार्स में ऐसा हो रहा था, अब सारी कार्स में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है, डिस्प्ले स्क्रीन आती हैं, और आपका जो जो मीटर्स हैं आपके, ओडोमीटर्स जिसको हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डिजिटल होती हैं। तो कई कार्स ऐसी थी कि आप कार लेकर जाइए, बाकी बाद में आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम और बाद में हम फिट कर देंगे, क्योंकि चिप नहीं थी कंपनीज के पास। और बहुत सारी कार्स तो दे भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका इंजन भी
चिप पर चल रहा होता है। चिप जो है वो सेंसर जिसको हम कहते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करता है। उसको लगता है कि अगर कुछ गलत है इंजन में तो फिर गाड़ी बंद हो जाती है, ये वो। तो एक छोटी सी चिप, लेकिन ये चिप किसी प्रोडक्ट के दिमाग की तरह है। अगर वो नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट आई, और बॉस कंपनी का कहना यह है कि पहले जो क्राइसिस थी उतनी ज़्यादा शॉर्टेज अब तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये शॉर्टेज ख़त्म नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ जो होम अप्लाइंसेस, हमारे वॉशिंग मशीन, आपका टेलीविज़न, आपका मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ों की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिली थी। ताइवान से लेकर यूरोप के बहुत सारे देश, जिसमें भारत भी आ गया, तो अब सारे देशों ने अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात बताई थी लास्ट ईयर, लेकिन अभी प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। तो अभी भी ये क्राइसिस जो है वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ है। न्यू स्कीम्स ड्राइविंग एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है यह। हाल ही में राज्यसभा में हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने यह बताया कि नो कंट्री कैन रिलाई ओनली ऑन सब्सिडीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। हर देश चाहता है कि हर एक दुकानदार जो है, एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, वो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे। देश भी यही चाहेगा कि हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी से आपका एक्सपोर्ट चल रहा है, तो उसका कोई इतना लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग पैसे कमाएंगे लेकिन सरकार का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। तो एक लंबे समय से भारत जो है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ दे रहा था, लेकिन अब सरकार ने उस चीज़ को हटा दिया है। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि यूएसए ने हमारे ऊपर केस ठोक दिया था डब्ल्यूटीओ में। अब डब्ल्यूटीओ में हमारी एक जो स्कीम थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, इसमें जो हम सब्सिडी देते थे, ये डब्ल्यूटीओ के रूल के हिसाब से बराबर नहीं है। तो यूएसए ने हमारे ऊपर केस किया था और ये केस हम हार गए, और भारत सरकार ने यह भी कहा था कि इस चीज़ को हम हटा देंगे। अब हमारे एक्सपोर्टर्स को तो हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या रास्ता हो सकता है? तो भारत सरकार ने एक बहुत ही नई चीज़ निकाली, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, RODTEP स्कीम। ये जनवरी लास्ट ईयर 2021 में, आई थिंक 1 जनवरी से ही इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में। अब इसमें ऐसा है कि ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसका अगर आप देखें तो इसको मीन्स जो नाम है उससे ही पता चल जाता है कि आपने लेट्स से 100 रुपये की एक चीज़ जो है उसको बेचा, एक्सपोर्ट किया। अब इस चीज़ में आपने जीएसटी तो पे किया था, राइट? आपने जिससे माल लिया तो उसने आपको जीएसटी वाला बिल दिया होगा। तो लेट्स से कि ये जो 100 रुपये की आइटम है, तो इसके ऊपर आपने 10 रुपये टोटल जीएसटी दी थी। अब आप क्लेम करना चाहेंगे, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो तो आपको जीएसटी पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी भारत की जीएसटी को पे करेगा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर सरकार की ये जो स्कीम है उससे ये होगा कि आपने जो टैक्स पे किया है, आपने जो सेस पे किया है, जो ड्यूटीज़ पे की है, वो सरकार आपको रीइम्बर्स कर देगी। सरकार आपको ये पैसे 10 रुपये जो है वो सरकार आपको दे देगी। अब जीएसटी की सिस्टम में तो ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपको रीइम्बर्समेंट मिल ही जाता है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं, स्टेट्स, वो जो टैक्सेस और सेस और ड्यूटीज़ लगाते हैं, ये राज्य आपसे कलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको ये पैसे वापस मिल जाए, तो इसलिए सरकार ने ये जो RODTEP है, ये स्कीम को निकाला। अब आई होप आप समझ गए होंगे इसका फ़ायदा, कि जो सब्सिडी पहले दी जाती थी तो उसमें इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था, और वैसे भी सब्सिडी जो है WTO के रूल से हिसाब से हमको हटानी थी। लेकिन ये वाला जो नया रूल निकाला है, दिस इज़ शोइंग इट्स मैजिक। गारमेंट इंडस्ट्री के लिए सरकार ने ROSCTL निकाला है, और इसमें भी इसी प्रकार से जो गारमेंट इंडस्ट्री है उनके लिए ये खास करके ये स्कीम है, और उनकी जो ड्यूटी, सेस और टैक्सेस हैं वो रीइम्बर्स किए जाते हैं। अब सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, कई लोगों का कहना यह है कि सब्सिडी हम ज़्यादा देते थे, और ये जो RODTEP है और ROSCTL है, तो उसमें सरकार ने कम पैसे रखे हैं। तो लास्ट ईयर सरकार ने 19,400 रखे थे, और इस समय 21,340 करोड़ रखे हैं।
तो पीयूष गोयल साहब ने ये बताया कि ये जो सब्सिडीज़ हैं उनको हमने बंद कर दिया, लेकिन ये स्कीम्स की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं, दूसरे देश, जो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो इस प्रकार की सब्सिडीज़ का विरोध करते हैं। तो उनमें से एक भारत भी है, और हमारा बिजनेस ऐसे देशों के साथ एक्सपांड भी हुआ है। तो सब्सिडी वाली स्कीम को तो हमें हटाना ही था। और एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों के बारे में उन्होंने ये बताया कि 334 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया अंटिल जनवरी, और ये अभी तक का जो 2019 का रिकॉर्ड था 330 बिलियन, उससे भी ज़्यादा है। और सरकार ने कहा कि होपफुली यही जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का जो मार्क है उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो देख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल आपको एक रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस lecture with other students, and I'll see you tomorrow, and I'll see you on Monday as well, of course. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.